सर्पेंट विंग लेक के ऊपर मौत का शिकार अभी भी चल रहा था। लेकिन वेस्ट प्रीफेक्चर में वक्त रुकता नहीं था। दिन बीतने लगे, ठंड बढ़ने लगी, और फिर भी निंग के फादर यीचुआन वापस नहीं आए। जी क्लैन ने कब का अपने ब्लैक आर्मर्ड राइडर्स का एक स्क्वाड भेजकर पूरे सर्पेंट विंग लेक को सराउंड कर दिया था। लेकिन निंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक ही चीज थी, ट्रेनिंग। अपनी ट्रेनिंग यार्ड में वो अकेला खड़ा होता और बार बार रेन ड्रॉप सूत्रा प्रैक्टिस करता। स्वॉर्ड अटैक्स हवा बो काट कर निकलते, लेकिन अब न ब्लैक आर्मर्ड राइडर्स और ना ही ऑर्डिनरी मॉन्स्ट्रस बीस्ट्स उसकी स्वॉर्ड प्ले को इंप्रूव करने लायक रह गए थे। उसका लेवल उन सबसे ऊपर निकल चुका था, लेकिन यीचुआन के बिना वो बस अकेला ही ग्राइंड कर सकता था। इसी बीच एक दिन ऑटम लीफ धीरे से उसके पास आई। उसके चेहरे पर नर्वसनेस और हेजिटेशन दोनों थे। निंग ने स्वॉर्ड शीथ किया और पूछा, क्या हुआ? ऑटम लीफ ने लो वॉइस में कहा, यंग मास्टर, स्प्रिंग ग्रास के फादर आपसे मिलना चाहते हैं। एक सेकंड के लिए निंग सच में स्टन हो गया। स्प्रिंग ग्रास का फादर? उसने ऑलमोस्ट डिसबिलीफ में पूछा, क्योंकि उसके दोनों पर्सनल मेड्स स्प्रिंग ग्रास और ऑटम लीफ तो बचपन से स्लेव्स रही थीं और बहुत छोटी एज में ही जी क्लैन को बेच दी गई थीं। स्प्रिंग ग्रास कहाँ है? निंग ने तुरंत पूछा। ऑटम लीफ ने बताया कि स्प्रिंग ग्रास खुद आने की हिम्मत नहीं कर पा रही, लेकिन वो क्लियरली अपने फादर से मिलना चाहती है, बस अपने स्टेटस की वजह से डर रही है। इसी मोमेंट निंग को एक बेसिक क्रूएल सच याद आया। स्ट्रिक्ट सेंस में स्प्रिंग ग्रास और ऑटम लीफ उसकी मेड सर्वेंट्स थी और उनकी जिंदगी टेक्निकली उसके कंट्रोल में थी। जब से उन्हें स्लेव बनाकर बेचा गया था, तब से उनका अपने पेरेंट्स से कोई कनेक्शन नहीं रहा। लेकिन लोग पेड़ पौधों की तरह नहीं होते, उनके इमोशंस होते हैं। इसीलिए निंग ने बिना डिले के कहा, उसके फादर को यहाँ ले आओ, अगर वो मुझसे मिलना चाहते हैं तो मिलेंगे। ऑटम लीफ का चेहरा तुरंत खुशी से भर गया और वो दौड़ पड़ी। उसके बाद निंग ने कोर्टयार्ड के बाहर खड़ी अनसर्टेन सी स्प्रिंग ग्रास को भी अंदर बुलाया। वो फर क्लैड सर्वेंट गर्ल नर्वसनेस और कॉम्प्लिकेटेड इमोशन से भरी हुई थी। एक्साइटमेंट, गिल्ट, हैप्पीनेस, शाइनेस, फेयर, सब एक साथ। निंग ने सीधा उससे कहा, तुम्हारे फादर आए हैं, अगर तुम उनसे मिलना चाहती हो तो मिल सकती हो। लेकिन स्प्रिंग ग्रास के मुंह से सबसे पहले निकला, लेकिन मुझे तो जी क्लैन ने खरीदा था। यही उस स्लेव मेंटालिटी का सबसे पेनफुल हिस्सा था। निंग ने हल्की सी फ्राउन के साथ उससे देखा और पूछा, मेरी बात का अब यहाँ कोई वेट नहीं रहा? स्प्रिंग ग्रास तुरंत समझ गई और उसका दिल ग्रैटिट्यूड से भर गया। उसने पहले ही महसूस कर लिया था कि जी क्लैन का फ्यूचर जीनियस, जो एक दिन प्रीफेक्चर लॉर्ड बनेगा, वो उसे और ऑटम लीफ को वैसे ट्रीट नहीं करता जैसे ज्यादातर मास्टर्स अपने सर्वेंट्स को ट्रीट करते हैं। कुछ ही देर में ऑटम लीफ एक मिडिल एज्ड टॉल आदमी को लेकर कोर्टयार्ड में आई। वो आदमी ब्लैक बीस्ट फर पहने हुए था। उसके चेहरे पर कुछ पुराने स्कार्स थे और उसका हेड नर्वसनेस में झुका हुआ था। जैसे ही वो अंदर आया, उसने बिना डीले के जमीन पर घुटने टेक दिए, दोनों हाथ और माथा जमीन पर रखकर डीपली प्रोस्ट्रेट हुआ और बोला, ब्लैकटूथ माइटी यंग मास्टर को प्रणाम करता है। ये देखते ही स्प्रिंग ग्रास की आंखें लाल हो गईं। निंग ने उसे उठने को कहा। जैसे ही वो स्कार्ड मैन खड़ा हुआ, उसकी नज़र स्प्रिंग ग्रास पर पड़ी और उसी मोमेंट फादर और डॉटर दोनों की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो स्कार्ड मैन जल्दी से अपनी टीयर्स वाइप करके संभल गया। निंग ने पूछा, तुम मेरे पास क्यों आए हो? ब्लैकटूथ ने डीप ब्रेथ ली और रिस्पेक्ट के साथ बोला, यंग मास्टर, मैं रिक्वेस्ट करने आया हूं कि मेरी बेटी मीवा को मुझे रिडीम करने दिया जाए। निंग सच में सरप्राइज हुआ। रिडीम? इस दुनिया में आने के बाद उसके ज्यादा क्लूज लोग नहीं थे, लेकिन स्प्रिंग ग्रास और ऑटम लीफ उसके लिए ऑलमोस्ट बड़ी बहनों जैसी थीं, और अब अचानक कोई आकर स्प्रिंग ग्रास को रिडीम करने की बात कर रहा है। स्प्रिंग ग्रास तुरंत पैनिक में बोल पड़ी, फादर! क्योंकि उसे पता था कि एक ऑर्डिनरी स्लेव को पैसा देकर रिडीम करना शायद पॉसिबल हो, लेकिन जीनिंग का पर्सनल मेड सर्वेंट, उस लेवल के पर्सन से उसका फादर ऐसी बात कैसे कर सकता है? अगर यंग मास्टर नाराज हो जाता तो उसके फादर की जान तुरंत जा सकती थी। इसी डर में स्प्रिंग ग्रास तुरंत घुटनों पर गिर गई और प्लीड करने लगी कि उसके फादर कुछ नहीं समझते, उन्हें माफ कर दिया जाए। लेकिन निंग ने उसे रोककर सीधा ब्लैकटूथ की तरफ देखा और कोल्डली बोला, उसे बोलने दो, अगर तुम मुझे कन्विंस कर सके तो मैं मान जाऊंगा, अगर नहीं तो ब्लैकटूथ का हार्ट हिल गया। उसे अच्छी तरह समझ था कि उसके सामने बैठा ये छोटा सा लड़का कितनी टेरिफाइंग अथॉरिटी रखता है। अगर निंग उसकी जान लेना चाहे तो वो बस एक थॉट की बात होती। लेकिन ब्लैकटूथ यहाँ आया ही तब था जब वो मेंटली सब एक्सेप्ट कर चुका था। इसीलिए उसने धीरे धीरे अपनी पूरी कहानी सुनानी शुरू की। मैं ब्लैकटूथ कभी एक ट्राइब चीफ का बेटा था। उसने बताया कि उनका ब्लैकटूथ ट्राइब माउंटेन्स और फॉरेस्ट्स के अंदर पीसफुली रहता था। ट्राइब अपने एनिमल्स रेस करता और वो खुद माइटी वॉरियर्स को लीड करके आसपास के मॉन्स्ट्रस बीस्ट्स का शिकार करता।
फिर एक दिन उन्हें एक सिक्लूडेड वैली में नेचुरली ग्रोन मिलेट राइस का ह्यूज रिजर्व मिला। ये उनके लिए ब्लेसिंग थी। फूड सप्लाई बेटर होती, ट्राइब का फ्यूचर सिक्योर होता, पॉपुलेशन बढ़ती। लेकिन ये खबर जल्द ही एक और पावरफुल ट्राइब, ब्लड मॉस्किटो ट्राइब तक पहुंच गई। एक दिन सुबह जब डॉन का वक्त था और आधा ट्राइब अभी भी सो रहा था, ब्लड मॉस्किटो ट्राइब ने उन पर एम्बुश कर दिया। उनके लोग कट गए। पावर पहले से ही कम थी, ऊपर से एम्बुश। जो थोड़े लकी सर्वाइवर्स बचे, उन्हें भागना पड़ा। ब्लैकटूथ ने बताया कि वो अपनी छोटी बेटी मीवा को लेकर भागा, काउंटलेस डेंजर्स फेस किए और फाइनली वेस्ट प्रीफेक्चर सिटी तक पहुंच गया। लेकिन उसकी डियरली बिलवेड डॉटर के अलावा उसके ट्राइबल ब्रदर्स और लव्ड वंस सब एक एक करके मर चुके थे। उसके अंदर सिर्फ रिवेंज बचा था और इसी वजह से उसने मीवा को जी क्लैन को बेच दिया, ताकि कम से कम उसकी बेटी को एक स्टेबल लाइफ मिल सके, जबकि वो खुद अपने रिवेंज के रास्ते पर निकल सके। ये सुनकर स्प्रिंग ग्रास पूरी तरह टूट गई। उसे वो सारे पेनफुल डेज याद आ गए जब वो छोटी सी बच्ची थी, अपने लोगों को एक एक करके मरते देखा, अपने फादर को डेस्परेटली डेंजर से लड़ते देखा और फिर एक दिन उनका अलग हो जाना। उस वक्त उसके फादर ने बस इतना कहा था, मीवा, फादर को वो करना है जो जरूरी है, तुम्हें अच्छी जिंदगी जीनी होगी। और छोटी मीवा बस रोती हुई कहती रही थी, फादर मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन यंग ब्लैकटूथ ने दांत कसकर उसे छोड़ दिया और रिवेंज के रास्ते पर निकल पड़ा। उसने बताया कि वो 9 फैंग वॉरियर था, लेकिन ब्लड मॉस्किटो ट्राइब के सामने वो कुछ भी नहीं था। फिर भी उसने 4 एनिमीज को खुद मारा। तब टाइक ने अजीब टर्न लिया। एक दिन एक रेड फॉर डियर मॉन्स्टर ने ब्लड मॉस्किटो ट्राइब पर अटैक कर दिया और जिस बास्टर्ड ने उसके होमलैंड को डिस्ट्रॉय किया था, उसे उसने एक गल्प में निगल लिया। पूरा ब्लड मॉस्किटो ट्राइब प्रैक्टिकली खत्म हो गया। बचे कुचे लोग दूसरे ट्राइब्स में मिल गए। ब्लैकटूथ के पास अब रिवेंज का भी कोई टारगेट नहीं बचा। उसके पास कुछ नहीं था, न वेल्थ, न ट्राइब, न फ्यूचर। इसीलिए वो एक ट्रैवलिंग मर्चेंट बन गया। एक लाइफ एंड डेथ एक्सपीरियंस के बाद दूसरा, फिर तीसरा। धीरे धीरे उसने अपने ट्राइब के स्कैटर्ड सर्वाइवर्स को ढूंढना शुरू किया। उसकी कैरावैन स्ट्रांग होती गई, वेल्थ आई, और फिर उसने स्कैटर्ड सर्वाइवर्स के साथ मिलकर एक बार फिर से एक नया ट्राइब खड़ा किया, ब्लैकटूथ ट्राइब, और वो खुद नया ब्लैकटूथ बना। इसी मर्चेंट लाइफ के दौरान उसकी मुलाकात जी क्लैन के एक सर्वेंट से हुई, जिससे उसे पता चला कि उसकी मीवा, उसकी बेटी, अब यंग मास्टर जी की पर्सनल मेड सर्वेंट है। तब उसे लगा कि अब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर चुका है। उसने अपने फादर और अपने एंसेस्टर्स के नाम का फर्ज निभा दिया। अब उसके पास एक ही विश बची थी, अपनी बेटी को वापस पाना। मैं अपनी मीवा को देखना चाहता था, चाहे इसके लिए मरना ही क्यों ना पड़े। वही मेरा आखिरी ब्लड रिलेशन है। ये कहकर ब्लैकटूथ खुद भी आंसुओं में टूट गया। स्प्रिंग ग्रास तो पहले ही रो रो कर बेहाल हो चुकी थी। वो दौड़कर अपने फादर को हक कर लेती है और फादर और डॉटर दोनों सालों का दर्द एक ही मोमेंट में बहा देते हैं। साइड में खड़ी ऑटम लीफ भी रो पड़ती है। निंग चुपचाप सब सुनता रहता है। इस ब्रूटल दुनिया में ट्राइब्स को हेवेंस, अर्थ और मॉन्स्टर्स सबसे एक साथ लड़ना पड़ता है, और ब्लैकटूथ उस स्ट्रगल का परफेक्ट एग्जाम्पल था। फाइनली निंग ने स्प्रिंग ग्रास से पूछा, तुम अपने फादर के साथ रहना चाहती हो? स्प्रिंग ग्रास ने लिप बाइट की, आंसू कंट्रोल करने की कोशिश की और फिर घुटनों पर गिरकर बोला, यंग मास्टर, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन हाँ, मैं सच में अपने फादर के साथ रहना चाहती हूँ। ब्लैकटूथ भी तुरंत नील डाउन कर गया। निंग ने दोनों को देखा और उसका दिल हैवी हो गया। वो स्प्रिंग ग्रास को अपनी बड़ी बहन जैसा मानता था। वो नहीं चाहता था कि वो उसे छोड़कर जाए, लेकिन वो ये भी नहीं चाहता था कि स्प्रिंग ग्रास पूरी जिंदगी मेंटली टॉर्चर्ड रहे। इसीलिए उसने शांतली लेकिन फर्मली कहा, आज से तुम फ्री हो, तुम अपने फादर के साथ जा सकती हो। एक सेकंड के लिए दोनों समझ ही नहीं पाए, बस इतनी आसानी से, इतनी सिंप्लिसिटी से फादर और डॉटर फिर साथ हो सकते हैं। ब्लैकटूथ तुरंत बार बार जमीन पर झुककर उसकी ग्रेट बेनेवलेंस के लिए शुक्रिया अदा करने लगा। निंग के ऑर्डर पर स्प्रिंग ग्रास को ऑफिशियली फ्रीडम दे दी गई। जब वो अपने फादर के साथ जाने लगी, उसने रोती हुई आवाज में निंग से कहा, यंग मास्टर, स्प्रिंग ग्रास आपकी काइंडनेस कभी नहीं भूलेगी। मैं ब्लैकटूथ ट्राइब में आपके लिए हमेशा दुआ करूंगी। अगर कभी आप हमारे ट्राइब के पास से गुजरें तो प्लीज मुझसे मिलने जरूर आइएगा। निंग ने सिंपली जवाब दिया, डेफिनेटली। ऑटम लीफ भी रोते हुए बोली कि वो भी जरूर मिलेगी। दोनों गर्ल्स सच में बहनों की तरह थी। और उस दिन के बाद ठंड और बढ़ती गई, लेकिन निंग के अंदर कुछ और भी बदल रहा था, उसकी मेंटालिटी। स्प्रिंग ग्रास का चले जाना, उसके फादर की स्टोरी, सर्पेंट विंग का अटैक, यीचुआन का डियर मॉन्स्टर को मारने जाना, और जी क्लैन के अंदर ऐसा कोई न मिलना जो उसके स्वॉर्ड प्ले को और पुश कर सके, ये सब चीजें उसके दिमाग में एक नया थॉट पैदा कर रही थी। वेस्ट प्रीफेक्चर बहुत छोटी जगह है। वो बाहर जाना चाहता था, वाइडर वर्ल्ड देखना चाहता था, ट्राइब्स को देखना चाहता था, जैसे ब्लैकटूथ ट्राइब। समझना चाहता था कि वो लोग कैसे जीते हैं। अपने फादर की तरह डियर मॉन्स्टर से लड़ना चाहता था, एडवेंचर चाहता था, ग्रोथ चाहता था। और फिर एक दिन जब स्नो गिर रही थी, स्नो ने अचानक उसे बुलाया, निंग, तेरा फादर वापस आ गया है।
निंग ने ऊपर देखा और आसमान में अज़्योर फायरबर्ड पर हाफ नीलिंग पोस्चर में जी इचवान को लौटते हुए देखा। इचुआन के वापस आने के बाद घर का माहौल थोड़ा नॉर्मल जरूर हुआ, लेकिन एक चीज क्लियर थी, सर्पेंट विंग अभी भी जिंदा था। और ये बात सबसे ज्यादा इचुआन को अंदर ही अंदर इरिटेट कर रही थी। रात को हॉल में थिक कैंडल्स की रोशनी में सब क्वाइटली डिनर कर रहे थे। जीनिंग यूजुअल की तरह टेबल पर रखा मीट और वाइन फास्ट स्पीड में फिनिश कर रहा था। आज स्पेशल दिन था, इसलिए उसे थोड़ा वाइन भी मिला था। तभी उसने अचानक अपने फादर की तरफ देखकर सीधा बोल दिया, फादर, मैं बाहर एडवेंचर पर जाना चाहता हूँ। इचुआन ने तुरंत फ्रॉन किया और स्नो भी एकदम सीरियस हो गई। सर्पेंट विंग के अटैक के बाद अब उन्हें और भी अच्छी तरह समझ आ गया था कि आउटर वर्ल्ड कितना डेंजरस है। हाई माउंटेन्स, डीप लेक्स, हर जगह डायर मॉन्स्टर्स छुपे बैठे हैं। स्नो ने तुरंत मना करते हुए कहा कि वो अभी बहुत छोटा है, कुछ साल और रुकना चाहिए। लेकिन निंग के अंदर अब वो पुराना सिर्फ ट्रेनिंग वाला फेज खत्म हो चुका था। उसने कामली लेकिन स्टबर्न टोन में कहा कि वेस्ट प्रेफेक्चर में अब ऐसा कोई बच्चा ही नहीं जिसके अगेंस्ट वो खुद को और पुश कर सके। उसके फादर ने कोल्डली जवाब दिया, तुम्हारी एज कितनी है? कम से कम 16 साल का होने का वेट करो। लेकिन निंग ने गिव अप नहीं किया। उसने अपनी पूरी फीलिंग एक साथ निकाल दी। बचपन से वो इसी छोटी सी जगह में बंद है। वो आउटर वर्ल्ड देखना चाहता है, काउंटलेस ट्राइब्स को देखना चाहता है, बिल्कुल इचुआन की तरह एडवेंचर करना चाहता है, डेंजर फेस करना चाहता है और उन डायर मॉन्स्टर से लड़कर उन्हें खत्म करना चाहता है। इचुआन ने नेचुरली उसकी बात लाइटली ली और ऑलमोस्ट डिसमिसिव टोन में पूछा कि उसकी थोड़ी सी स्ट्रेंथ के बेसिस पर वो क्या ही कर लेगा। तब निंग ने सीधा काउंटर कर दिया, सर्पेंट विंग के फुल स्ट्रेंथ अटैक्स के नीचे भी मैं जिंदा बच गया था, तो मेरी स्ट्रेंथ में प्रॉब्लम क्या है? ये लाइन सुनते ही इचुआन को अचानक वो सवाल याद आया जो अब तक वो पूछ ही नहीं पाया था, निंग एक्चुअली बचा कैसे था? तब स्नो ने स्माइल के साथ वो सीक्रेट फाइनली रिवील कर दिया जो अब तक इचुआन को प्रॉपर्ली बताया नहीं गया था। उस लाइफ एंड डेथ मोमेंट में निंग का फुटवर्क वन विद द वर्ल्ड लेवल तक पहुंच गया था। ये सुनकर इचुआन सच में शॉक हो गया। सिर्फ 10 साल की एज में? उसने बिना डिले के तुरंत टेस्ट लिया। एक कैजुअल हैंड फ्लिक के साथ 3 हेजी स्वॉर्ड शैडोज लाइटनिंग स्पीड से निंग को सराउंड करके अटैक करने लगे। लेकिन निंग, जो अभी डिनर टेबल पर नील पोजीशन में था, एक स्मूथ ब्रीज की तरह साइड में स्लिप हो गया और तीनों स्वॉर्ड शैडोज को एफर्टलेसली अवॉइड कर गया। फिर उसने थोड़ा प्राउड होते हुए पूछा, अब बताइए? इचुआन की आंखों में सच में एस्टॉनिशमेंट था। अब उसे क्लियर दिख रहा था, फुटवर्क में वन विद द वर्ल्ड सच में अचीव हो चुका है। और अगर फुटवर्क इतने लेवल पर पहुंच गया है तो स्वॉर्ड प्ले भी उससे ज्यादा दूर नहीं है। इचुआन का दिल अंदर ही अंदर एक्साइटमेंट से भर गया। स्वॉलो माउंटेन के आसपास के रीजन में ऐसा टैलेंट ऑलमोस्ट अनहर्ड था। ऐसे मॉन्स्टरस टैलेंट को नॉर्मल बच्चे की तरह ट्रीट करना स्टुपिडिटी होती। और इसी रियलाइजेशन के बाद इचुआन फाइनली थोड़ा सॉफ्टन हुआ। उसने सीधा मना नहीं किया, बल्कि एक कंडीशन रख दी, एडवेंचर पर जाना इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक रिक्वायरमेंट कंप्लीट करनी होगी। निंग के लिए तो बस इतना सुनना ही काफी था। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट चमक उठी। इचुआन ने बताया कि हर 4 साल में एक बार सेरेमनी ऑफ द गोल्डन स्वॉर्ड होता है। एक ऐसा सेरेमनी जिसमें 16 साल से कम एज के सभी यूथ्स पार्टिसिपेट करते हैं। और उसने सीधा कहा, इस साल के सेरेमनी में तुम्हें गोल्डन स्वॉर्ड सीज करना होगा। अगर तुम गोल्डन स्वॉर्ड ले आते हो तो मैं तुम्हें एडवेंचर पर जाने दूंगा। निंग के लिए ये कोई इंपॉसिबल टेस्ट नहीं था। एक्चुअली उसे तो ये काफी इजी लगा, क्योंकि वो ऑलरेडी जानता था कि गोल्डन स्वॉर्ड सीज करने का मतलब होता है फ्यूचर प्रीफेक्चर लॉर्ड बनना, और उसके फादर ने पहले भी उससे इस बारे में बताया था। इसलिए उसने थोड़ा सस्पिशियस होकर पूछा कि क्या इचुआन को सच में प्रीफेक्चर लॉर्ड की पोजीशन की इतनी परवाह है, क्योंकि इचुआन का दिल तो क्लियरली इमॉर्टल पाथ पर था और निंग भी वही चाहता था। तब इचुआन ने बहुत क्लियर और सरप्राइजिंगली इमोशनल जवाब दिया, प्रीफेक्चर लॉर्ड की पोजीशन? तुम मेरे बेटे हो, मेरी सबसे बड़ी प्राइड। मुझे पूरा भरोसा है तुम मुझसे भी ज्यादा आगे जाओगे। वेस्ट प्रीफेक्चर का प्रीफेक्चर लॉर्ड बनना तुम्हारे लिए सिर्फ एक बंधन होगा। तुम बहुत ऊपर उड़ने वाले हो। यह सुनकर निंग जेन्युइनली कंफ्यूज हो गया। अगर पोजीशन इंपॉर्टेंट नहीं तो फिर गोल्डन स्वॉर्ड सीज करने पर इतना जोर क्यों? इचुआन ने सिर्फ इतना कहा कि पहला रीजन यह है कि जी ली को क्लियर सिग्नल मिल जाए कि अब उसके सपने खत्म हो चुके हैं, और दूसरा रीजन उसे तब समझ आएगा जब वो गोल्डन स्वॉर्ड सीज कर लेगा। बस फाइनल कंडीशन सिंपल थी, स्वॉर्ड जीतो एडवेंचर मिलेगा, नहीं जीतो तो वेस्ट प्रीफेक्चर में ही सीधा बच्चा बनकर रहना पड़ेगा। निंग ने तुरंत ग्रिन के साथ डील मान ली। स्नो ऑब्वियसली अब भी टेंशन में थी, लेकिन अब डिसीजन हो चुका था। अगली सुबह जब निंग ब्रेकफास्ट कर रहा था, स्नो ने एक और प्रैक्टिकल कंडीशन ऐड कर दी, अगर वो एडवेंचर पर जाएगा तो फॉलोअर्स के बिना नहीं जाएगा। निंग नेचुरली इरिटेट हुआ, क्योंकि उसके हिसाब से एडवेंचर का पॉइंट ही क्या रहा अगर पीछे पूरा ग्रुप घूमता रहे। लेकिन स्नो ने उसे समझाया कि वो सिर्फ 2 लोग साथ लेकर जाएगा। पहली ऑटम लीफ, जो उसकी हैबिट्स और नीड्स को परफेक्टली समझती है, और
और दूसरा मोवू, जो पहले ब्लैक आर्मर्ड राइडर्स का 9 फैंग वॉरियर रह चुका है और बहुत सालों तक इचुआन के साथ रहा है, लॉयल भी है और वाइल्ड्स में सर्वाइव करने का काफी एक्सपीरियंस है। निंग ने थोड़ा सोचा और फिर मान गया। 2 लोग मैनेजेबल थे और बस फिर उसके अंदर का पूरा एक्साइटमेंट ब्लास्ट हो गया। उसने तुरंत ऑटम लीफ को बुलाकर अनाउंस कर दिया कि वो वेस्ट प्रीफेक्चर से बाहर एडवेंचर पर जा रहा है और उसे भी साथ लेकर जाएगा। ऑटम लीफ की खुशी का ठिकाना नहीं था। इतने सालों से जी क्लैन में रहते हुए उसने प्रैक्टिकली सिटी के बाहर की दुनिया देखी ही नहीं थी, लेकिन निंग के पास अब सिर्फ एक्साइटमेंट नहीं, प्लान भी था। उसने तुरंत ऑर्डर दिया कि स्वॉलो माउंटेन के आसपास के सभी डायर मॉन्स्टर्स, ट्राइब्स और रूट्स के रिकॉर्ड्स, मैप्स और लाइब्रेरी की फाइल्स उसके रूम में लाई जाएं। ऑटम लीफ लिटरली उड़ती हुई गई और कुछ देर बाद इतनी सारी बुक्स लेकर वापस आई कि उनका टोटल वेट ही कई 100 पाउंड्स का था। निंग ने बिना डिले के उन सबको स्टडी करना शुरू कर दिया और तब उसे पहली बार ट्रूली फील हुआ कि स्वॉलो माउंटेन के हाई माउंटेन्स और डीप लेक्स में कितने ज्यादा डायर मॉन्स्टर्स छुपे बैठे हैं। इसी वजह से लोकल पावर्स जैसे जी क्लैन और डायर मॉन्स्टर्स के बीच एक साइलेंट अंडरस्टैंडिंग बनी हुई थी। डायर मॉन्स्टर्स यूजुअली लार्ज स्केल ह्यूमन स्लॉटर अवॉइड करते थे और जी क्लैन भी उन्हें पूरी तरह से एक्सटर्मिनेट करने में अपनी फुल स्ट्रेंथ नहीं लगाता था। दोनों साइड्स एक इनविजिबल लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहते थे, क्योंकि अगर वो लाइन क्रॉस हो जाए तो फिर सिर्फ ब्लड स्टॉर्म ही होता। कुछ ट्राइब्स मरते रहते, कुछ डायर मॉन्स्टर्स भी खत्म होते रहते, लेकिन जब तक स्केल मैनेजेबल रहे तब तक अनईजी पीस बनी रहती। इसी मैप स्टडी के दौरान निंग की नजर एक छोटी सी जगह पर जाकर रुकी, ब्लैक टूथ ट्राइब। ये नया स्मॉल ट्राइब था और मैप के हिसाब से वेस्ट प्रीफेक्चर सिटी से लगभग 1000 किलोमीटर्स दूर था। ये क्लियरली स्प्रिंग ग्रास के फादर का ट्राइब था। ऑटम लीफ ने तुरंत इमोशनल एक्साइटमेंट के साथ बोला कि उन्हें जरूर स्प्रिंग ग्रास से मिलने जाना चाहिए। निंग ने सीधा हाँ कहा, ऑफ कोर्स जाएंगे, लेकिन उसके दिमाग में सिंपल विजिट नहीं, पूरा एडवेंचर रूट चल रहा था। उसने मैप पर एक के बाद एक ब्लैक मार्क डेंजरस जोन्स पॉइंट किए और रूट बनाया, पहले यहां, फिर यहां और आखिर में यहां। ऑटम लीफ शॉक में आ गई, क्योंकि ये सब जगह वो थीं जहां डायर मॉन्स्टर्स रहते थे, लेकिन निंग की आंखों में उस वक्त एक अलग ही वाइल्ड शाइन थी। उसने बिल्कुल क्लियर प्लान बताया। वो अर्ली श्यांतियन लेवल डायर मॉन्स्टर्स को टारगेट करेगा, क्योंकि वो सर्पेंट विंग जितने डेंजरस नहीं होंगे। वो उनसे एक के बाद एक फाइट करेगा, खुद को पुश करेगा और तब तक करेगा जब तक वो खुद श्यांतियन लाइफ फॉर्म न बन जाए। और उसके बाद फाइनल स्टॉप होगा सर्पेंट विंग लेक। ऑटम लीफ नेचुरली घबरा गई और रिमाइंड करने लगी कि सर्पेंट विंग कोई ऑर्डिनरी बीस्ट नहीं, बल्कि लेट श्यांतियन लिमल डायर मॉन्स्टर है। लेकिन निंग के अंदर अब सिर्फ रिवेंज नहीं, फुल कॉन्फिडेंस भी था। उसने क्लियरली फील किया हुआ था कि क्रिम्सन ब्राइट डायग्राम ऑफ द 9 हेवेंस, जो नंबर 1 फीन गॉड बॉडी रिफाइनिंग मेथड माना जाता है, उसके अंदर इनसेन पोटेंशियल रखता है। अभी वो सिर्फ 3rd स्टेज पर था और फिर भी एक ऑर्डिनरी अर्ली श्यांथियन की रिफाइनर के बराबर खड़ा हो सकता था। जब वो 4th स्टेज पर पहुंच जाएगा तब उसका रॉ पावर एक लेट श्यांथियन की रिफाइनर के बराबर होगा, और अगर रॉ पावर सर्पेंट विंग के बराबर आ भी गई तो इनसाइट और एनलाइटनमेंट में वो उस मॉन्स्टर से ऑलरेडी कहीं आगे निकलेगा। इसलिए उसने अंदर ही अंदर एक फाइनल वाव लिया, डायर मॉन्स्टर, सर्पेंट विंग, इस बार जब मैं बाहर एडवेंचर पर जाऊंगा मेरा फाइनल गोल तू ही होगा। बस इतना देख लेना कि मैं पहुंचने से पहले तू मर ना जाए। और जब निंग अपने फ्यूचर रूट, डायर मॉन्स्टर्स और रिवेंज प्लान में बिजी था, तब पूरे जी क्लैन ऑफ द वेस्ट प्रीफेक्चर में एक और स्टॉर्म क्वाइटली बिल्ड हो रहा था। क्वाड्रेनियल सेरेमनी ऑफ द गोल्डन स्वॉर्ड का टाइम आ चुका था। काउंटलेस ट्राइब्स के टैलेंटेड यूथ्स रजिस्ट्रेशन कर रहे थे। हर किसी के दिल में अपना सपना था। कोई फेमस होना चाहता था, कोई टॉप 8 में आकर श्यांथियन ट्रेनिंग टेक्निक जीतना चाहता था, कोई इमॉर्टल मैजिक मैनुअल के लिए डेस्परेट था, कोई अपनी ट्राइब का नाम रोशन करना चाहता था, कोई बस अपनी जिंदगी बदलना चाहता था। ये सेरेमनी उन सब के लिए ऑलमोस्ट होली रिचुअल जैसा था। और इसी सब के बीच जब जी ली को यह खबर मिली कि जी निंग भी इस साल सेरेमनी में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वो सीधा शॉक में रह गया। उसके कान में लिपटी स्कारलेट वाइपर तक बोल पड़ी, वो सिर्फ 10 साल का है, वो 4 साल और वेट कर सकता था, फिर अभी क्यों? 7 के 7 फाइटर्स एक साथ निंग की तरफ लाइटनिंग स्पीड से बढ़े। उनके स्टेप्स सिंक्रोनाइज थे। क्लियरली ये कोई रैंडम अटैक नहीं था, ये सब ट्रेन्ड थे और सबको पता था कि एक साथ अटैक ही उनका बेस्ट चांस है। एक ने सीधा स्पीयर थ्रस्ट किया, बिल्कुल निंग के चेस्ट की तरफ। दूसरे ने लेफ्ट से स्वीपिंग स्लैश ली। तीसरा ऊपर से जंप करके डाउनवर्ड स्ट्राइक ला रहा था और बाकी 4 ऑलरेडी एंगल्स ब्लॉक कर रहे थे। एक नॉर्मल इंसान के लिए ये मोमेंट ही लास्ट होता, लेकिन निंग बिल्कुल स्टिल खड़ा रहा। उसने सिर्फ एक चीज की, ऑब्जर्व। उसकी आंखों में पैनिक नहीं था, सिर्फ कैलकुलेशन थी। डिस्टेंस, टाइमिंग, फोर्स, एंगल सब एक इंस्टेंट में एनालाइज हो गया। फिर उसके पैर मूव हुए, शैडो विंड स्टेप्स। जैसे हवा डायरेक्शन चेंज करती है, वैसे ही निंग का बॉडी शिफ्ट हुआ।
पहला स्पीयर उसके चेस्ट को टच करने ही वाला था। निंग ने बस अपना टॉसो हल्का सा टिल्ट किया। स्पीयर उसके कपड़ों को ब्रश करता हुआ निकल गया। लेफ्ट से आता स्लैश वो ऑलरेडी वहां नहीं था, सिर्फ एक आफ्टर इमेज कट हुआ। ऊपर से आता अटैक, निंग ने एक हाफ स्टेप लिया और अटैकर खुद अपनी मोमेंटम से आगे निकल गया। पूरा सीन 1 सेकंड के अंदर चेंज हो गया। अब निंग सराउंडेड नहीं था, वो ऑलरेडी उनके बीच में घुस चुका था। प्लेटफॉर्म के नीचे लोग समझ ही नहीं पाई क्या हुआ। अभी तो वो वहां था, ये कैसे? निंग का स्वॉर्ड धीरे से उठा। कोई अननेसेसरी टेंशन नहीं, कोई एग्रेशन नहीं, बस फ्लो। रेन ड्रॉप सूत्र, ड्रिजलिंग रेन। उसका स्वॉर्ड मूव हुआ और एक सॉफ्ट कंटिन्यूअस पैटर्न क्रिएट हुआ, जैसे हल्की बारिश गिर रही हो। शुआ, एक फाइटर के शोल्डर पर क्लीन कट। शुआ, दूसरे के आर्म पर स्लाइस। क्लैंग, तीसरे का वेपन डिफ्लेक्ट। सब कुछ इतना स्मूथ था कि अटैक्स फील ही नहीं हो रहे थे। फाइटर्स कंफ्यूज हो गए, उन्हें समझ नहीं आ रहा था अटैक कहां से आ रहा है। एक बल्कि लड़का जो सबसे बड़ा और पावरफुल लग रहा था, गुस्से में रॉर करता हुआ सीधा निंग पर चार्ज किया। उसका सेबर हवा को चीर रहा था। मर जा, वो चीखा। निंग ने उसकी आंखों में देखा, कोई इमोशन नहीं, बस एक स्टेप साइड में। अटैक मिस कंप्लीटली। उस लड़के का बैलेंस हिल गया, उसका बॉडी आगे टिल्ट हो गया और इसी मोमेंट निंग का स्वॉर्ड फ्लैश हुआ। रेन ड्रॉप सूत्रा, रेन ड्रॉप पियर्सेस रॉक्स। एक डायरेक्ट थ्रस्ट, डीप, फोकस्ड, पेनिट्रेटिंग। थर्ड, स्वॉर्ड उसके रिब्स के पास घुस गया। लड़का सीधा ग्राउंड पर गिरा, फाइट से बाहर। पूरा अरीना 1 सेकंड के लिए साइलेंट। एक हिट में ये क्या था? अब बाकी 6 फाइटर्स के चेहरे बदल गए। अब ये गेम नहीं रहा था। उन्होंने तुरंत फॉर्मेशन चेंज की। इस बार प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, 2 फ्रंट से, 2 साइड से, 2 पीछे से। एस्केप 0। निंग ने ये सब देखा और उसके लिप्स पर हल्का सा स्माइल आया। बेटर। इस बार वो खुद मूव हुआ, स्पीड बढ़ गई। थंडर फ्लेम स्वॉर्ड, थंडर फ्लैश फ्लिंट। एक एक्सप्लोसिव बर्स्ट जैसे लाइटनिंग क्रैक करती है। क्लैंग, एक स्पीयर टूट गया। शुआ, एक और फाइटर के चेस्ट पर डीप वूंड। बैंग, एक वेपन हवा में उड़ गया। अब फाइट क्लियरली टिल्ट हो रही थी। नीचे लोग शॉक में, ये लड़का उन्हें डोमिनेट कर रहा है 1 वर्सेस 7। और फिर भी वीआईपी एरिया में जी इचिक्वान चुपचाप खड़ा था, नो एक्सप्रेशन, लेकिन उसके अंदर सेटिस्फैक्शन था। जी ली, उसकी आंखें नैरो हो गई। उसने धीरे से बोला, अब ग्रिजली। प्लेटफॉर्म की एक साइड वो गोल्डन फर्ड वाला लड़का खड़ा था, अब तक चुप ऑब्जर्व कर रहा था। उसकी आंखों में अब एक ही चीज थी, बैटल इंटेंट। और उसने धीरे से अपना ब्लैक सेबर पकड़ा। ग्रिजली धीरे धीरे प्लेटफॉर्म के सेंटर की तरफ आया। अब तक जो लड़का सिर्फ साइड से सब ऑब्जर्व कर रहा था, उसकी प्रेजेंस ही अलग लेवल की थी। उसका बिल्ड बाकी सबसे ज्यादा डेंजरस लग रहा था। सिर्फ 13 साल का होने के बावजूद वो एक फुल ग्रोन वॉरियर जैसा दिखता था। उसका पूरा बॉडी रॉ पावर से भरा हुआ था और उसकी आंखों में वो कोल्ड वाइल्डनेस थी जो नॉर्मली किसी ह्यूमन में नहीं बल्कि किसी बीस्ट में होती है। जैसे ही उसने अपना पिच ब्लैक सेबर निकाला, कुछ एक्सपीरियंस वॉरियर्स के चेहरे बदल गए। ये ऑर्डिनरी वेपन नहीं था, ये हैवी था, डेंस था और उसके हाथ में आते ही ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने केज्ड बीस्ट को फाइनली रिलीज कर दिया हो। उसने निंग को सीधा देखा, कोई टोंक नहीं, कोई बकवास नहीं, सिर्फ एक साइलेंट चैलेंज। निंग ने भी उसे कामली देखा। ये पहला ओपोनेंट था जो सच में उसके लिए थ्रेट लग रहा था। रेफरी ने सिग्नल दिया, फाइट स्टार्ट। और इस बार कोई प्रूविंग नहीं हुई। ग्रिजली ने पहला मूव लिया। उसका बॉडी एकदम से एक्सप्लोड जैसा हुआ और वो लाइटनिंग स्पीड से आगे निकला। इतना बड़ा बॉडी होने के बावजूद उसकी स्पीड अब नॉर्मल थी। उसने सीधा अपना सेबर हॉरिजॉन्टल आर्क में स्विंग किया। अटैक सिंपल लग रहा था, लेकिन उसके अंदर इतनी टेरिफाइंग ब्रूट फोर्स थी कि हवा खुद क्रैक जैसी साउंड करने लगी। निंग ने तुरंत फील किया अगर वो डायरेक्टली ब्लॉक करता तो उसके हाथ नम हो जाते, इसलिए उसने इंस्टेंटली शेड विंड स्टेप्स यूज की और साइड में स्लाइड किया। सेबर उसके बिल्कुल पास से निकल गया, लेकिन उसकी हवा ही इतनी हैवी थी कि निंग के कपड़े वायलेंटली फ्लैप कर गए। लेकिन ग्रिजली मिस होने के बाद रुका नहीं। उसने इंस्टेंट अपना रिस्ट ट्विस्ट किया और सेम मोशन को रिवर्स स्लैश में कन्वर्ट कर दिया। यह कोई सिंपल ब्रूट फाइटर नहीं था, इसके अटैक्स में सैवेज इंटेलिजेंस भी थी। निंग ने बैरली बॉडी लीन करके सेकंड स्ट्राइक अवॉइड की और फिर पहली बार उसने एक्टिवली काउंटर किया। एक क्विक फ्लैश के साथ उसने ग्रिजली के शोल्डर लाइन पर कट मारा, क्लैंग। लेकिन उसे फील हुआ कि उसने फ्लैश नहीं, किसी हार्ड एंड बीस्ट हाइड को हिट किया है। डीप कट नहीं बना, बस सरफेस वूंड। निंग की आंखों में हल्का सा सरप्राइज आया, बॉडी भी इतनी टफ।
ग्रिजली के लिप्स पर एक वाइल्ड ग्रिन आ गया, जैसे वो इसी रिएक्शन का वेट कर रहा हो। फिर वो और एग्रेसिवली चार्ज किया। अब प्लेटफॉर्म पर असली क्लैश स्टार्ट हो गया। एक तरफ निंग था, फ्लो, स्पीड, प्रिसिजन, काम कैलकुलेशन। दूसरी तरफ ग्रिजली, रॉ फोर्स, इनसेन ड्यूरेबिलिटी, बीस्ट लाइक अग्रेशन। ग्रिजली के हर अटैक में टेरिफाइंग वेट था। जब भी उसका सेबर जमीन या प्लेटफॉर्म को टच करता, स्टोन चिप्स उड़ते। उसका स्टाइल रिफाइंड स्कूल टेक्निक जैसा नहीं था, लेकिन उसके अंदर एक सैवेज प्रैक्टिकलिटी थी। कोई भी अटैक लैंड हो गया तो सीरियस डैमेज गारंटीड था। निंग ने अपनी स्पीड और फुटवर्क का फुल यूज करना शुरू किया। वो एक शैडो की तरह ग्रिजली के अराउंड मूव कर रहा था, कभी लेफ्ट, कभी राइट, कभी डायरेक्टली फ्रंट से वैनिश। उसके स्वॉर्ड अटैक्स बारिश की तरह कंटिन्यूअसली आ रहे थे, रेन ड्रॉप सूत्रा के सॉफ्ट लुकिंग बट डेडली पैटर्न्स। शोल्डर, रिब्स, थाई, रिस्ट, वो एक के बाद एक प्रिसाइज कट्स लगा रहा था, लेकिन हर बार एक ही चीज हो रही थी। वुंड्स बन रहे थे, खून भी निकल रहा था, लेकिन ग्रिजली रुक ही नहीं रहा था। नीचे क्राउड की आंखें फट चुकी थीं। ये दोनों अभी तक फुल पावर यूज भी कर रहे हैं क्या? ये तो फाइनल बॉस फाइट लग रही है। वीआईपी एरिया में बैठे एक्सियांटियन एक्सपर्ट्स भी क्लियरली इंटरेस्टेड हो चुके थे। जियोंग, जीली और बाकी ओवरसीयर्स सब समझ रहे थे कि ये सिंपल यूथ कंपटीशन नहीं रहा। ये दो फ्यूचर मॉन्स्टर्स का पहला डायरेक्ट क्लैश है। फाइट के बीच में एक मोमेंट आया जब ग्रिजली ने अचानक एक ह्यूज ओवरहेड चॉप ली। निंग ने नेचुरली साइड स्टेप किया, लेकिन एग्जैक्टली उसी सेकंड ग्रिजली ने अपने लेफ्ट नी और शोल्डर मोमेंटम का यूज करके बॉडी ट्विस्ट की और डाउनवर्ड चॉप को इंस्टेंट डायगोनल क्लीव में बदल दिया। ये मूव अनएक्सपेक्टेड था। निंग के पास पूरा डॉज करने का टाइम नहीं था। उसने तुरंत स्वॉर्ड उठाकर डिफ्लेक्ट किया। बैंग! इंपैक्ट इतना हैवी था कि निंग का पूरा बॉडी पीछे स्लाइड हो गया। उसके पैर प्लेटफॉर्म पर डीप स्किड मार्क्स छुड़ गए। उसका रिस्ट नंब हो गया और उस मोमेंट उसने क्लियरली समझ लिया कि ये पहला लड़का है तो मेरे साथ हेड ऑन एक्सचेंज में जेन्युइनली डेंजरस है। लेकिन इसी के साथ ग्रिजली के दिमाग में भी एक रियलाइजेशन चल रहा था। उसने इतने सालों में अपनी एज के किसी भी लड़के को इतनी इजीली डोमिनेट किया था कि उसे आदत हो चुकी थी कि एक या दो एक्सचेंजेस में फाइट खत्म हो जाती है। लेकिन अब उसके सामने 10 साल का लड़का खड़ा था जो उसके बेस्ट स्विंग्स को बार बार डॉज कर रहा था, उसके ब्लाइंड स्पॉट्स में घुस रहा था और उसे कंटिन्यूअसली वूंड भी कर रहा था। उसका गुस्सा धीरे धीरे एक्साइटमेंट में कन्वर्ट हो रहा था। गुड! उसकी आंखों में वही लिखा था, फाइनली कोई वर्दी है। और फिर उसने और स्पीड बढ़ा दी। अब उसके अटैक्स और भी हैवी हो गए। हर स्विंग में वो पूरा बॉडी वेट डाल रहा था। कभी सीधा चॉप, कभी सैवेज साइड क्लीव, कभी ब्रूटल थ्रस्ट जैसा हाफ स्टैप। निंग को हर सेकंड अलर्ट रहना पड़ रहा था। एक गलती मतलब डायरेक्ट हिट। लेकिन निंग का बिगेस्ट एडवांटेज था कामनेस। वो पैनिक नहीं कर रहा था। उसका दिमाग फाइट के अंदर भी ऑब्जर्व कर रहा था, हर मूवमेंट, हर हैबिट, हर रिदम। उसने नोटिस किया ग्रिजली का अपर बॉडी टेरिफाइंगली स्ट्रांग है, लेकिन उसकी फुटवर्क उतनी रिफाइंड नहीं। उसके ट्रांजिशंस अग्रेसिव है, लेकिन ओवर कमिट भी करते हैं। और बस निंग ने अपना प्लान बना लिया। उसने सडनली डायरेक्ट अटैक फ्रीक्वेंसी कम कर दी। अब वो और भी ज्यादा फ्लो में आ गया। ग्रिजली को लगने लगा कि निंग प्रेशर में आ गया है। उसने और वाइल्ड फोर्स से चेस करना स्टार्ट किया। क्राउड को भी लगा कि अब मोमेंटम ग्रिजली की तरफ जा रहा है, लेकिन असल में निंग उसे बेट कर रहा था। वो धीरे धीरे उसे एक स्पेसिफिक रिदम में खींच रहा था। एक स्टेप लेफ्ट, एक स्लैश अवॉइड, एक हाफ रिट्रीट, एक लो कट फेक, फिर एक और डॉज, और फिर ग्रिजली ने एग्जैक्टली वही मूव रिपीट किया जो पहले भी उसका स्ट्रॉन्गेस्ट प्रेशर मूव था। एक सैवेज हाई टू लो चॉप जिसे वो मिड स्विंग बॉडी ट्विस्ट से डायरेक्शन चेंज कर सकता था। लेकिन इस बार निंग रेडी था। जैसे ही सेबर ऊपर गया, निंग ने ग्रिजली के शोल्डर और हिप लाइन को रीड कर लिया। उसने पहले ही फ्यूचर मोशन देख ली और फिर शैडो विंड स्टेप्स प्लस रेन ड्रॉप सूत्र, एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन। वो ग्रिजली के अटैक आर्क के बिल्कुल अंदर स्लिप कर गया। ये जगह नॉर्मली सबसे डेंजरस होती है, लेकिन अगर टाइमिंग परफेक्ट हो तो वही सेफेस्ट ब्लाइंड स्पॉट बन जाती है। ग्रिजली का सेबर उसके बाहर से वूश कर गया और उसी इंस्टेंट निंग का स्वॉर्ड फ्लैश हुआ। एक नहीं, दो नहीं, 3 अल्ट्रा फास्ट स्ट्राइक्स। पहला रिस्ट लाइन, दूसरा रिब्स के नीचे, तीसरा कॉलर बोन के पास। श्वा श्वा श्वा, खून स्प्रे हुआ। ग्रिजली का ग्रिप हिल गया। उसका बॉडी बैलेंस 1 सेकंड के लिए टूट गया और निंग ने चांस वेस्ट नहीं किया। थंडर फ्लेम स्वॉर्ड, थंडर फ्लैश फ्लिंट, एक एक्सप्लोसिव बर्स्ट के साथ उसने अपना स्वॉर्ड डायरेक्ट थ्रस्ट जैसा शूट किया। थर्ड स्ट्राइक ग्रिजली के चेस्ट एरिया पर लगी। ये कंप्लीटली फेटल नहीं थी क्योंकि ग्रिजली की बॉडी टफ थी और उसने लास्ट सेकंड में बॉडी एंगल चेंज कर दिया, लेकिन इंपैक्ट इनफ था उसे वायलेंटली पीछे पुश करने के लिए। ग्रिजली पीछे स्टैगर हुआ। उसका लेफ्ट लेग हाफ नील पोजीशन में गया। पूरा अरीना फ्रीज। ग्रिजली घुटने पर आ गया था।
एक सेकंड के लिए कोई आवाज नहीं आई, फिर पूरा अरीना फट पड़ा। नो वे! उसने ग्रिजली को पीछे ढकेल दिया। ये 10 साल का बच्चा है। जी ली का चेहरा तुरंत अगली हो गया। उसे पहली बार रियल फियर फील हुआ, क्योंकि अगर ग्रिजली यहां हार गया तो गोल्डन स्वॉर्ड का मतलब प्रैक्टिकली क्लियर था। दूसरी तरफ जी युचवान का चेहरा अब भी कोल्ड था, लेकिन उसकी आंखों के अंदर एक फेंट सेटिस्फैक्शन चमकी। लेकिन फाइट अभी खत्म नहीं हुई थी। ग्रिजली धीरे धीरे वापस खड़ा हुआ। उसके चेस्ट से ब्लड निकल रहा था। शोल्डर और रिब्स पर मल्टीपल कट्स थे। सांस भी हैवी थी, लेकिन उसकी आंखें और भी ज्यादा डेंजरस हो गई थी। अब उसके अंदर का वाइल्ड बीस्ट फुल्ली अवेकन हो चुका था। उसने अपना ब्लड हाथ से वाइप किया, नीचे देखा, फिर निंग को देखा और उसके लिप्स पर एक सैवेज स्माइल आई, जैसे वो कह रहा हो अब मजा आएगा। निंग ने भी स्वॉर्ड को स्टेडी ग्रिप में पकड़ा। अब उसके एक्सप्रेशन में भी सीरियसनेस बढ़ गया, क्योंकि अब उसे फील हो रहा था रियल फाइनल फेज अब स्टार्ट होगा। 1 सेकंड, 2 सेकंड, दोनों स्टैटिक, पूरा अरीना साइलेंट। फिर बूम! ग्रिजली फिर से एक्सप्लोड हुआ। इस बार उसकी स्पीड पहले से भी ज्यादा थी। उसने सीधा फ्रंटल चार्ज नहीं लिया, वो साइड से आया, एक लो आर्क स्लैश निंग के लेग्स टारगेट पर। निंग ने जंप किया, लेकिन इस बार ग्रिजली ने ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर लिया था। मिड एयर में ही उसने अपना सेबर अपवर्ड स्विंग में कन्वर्ट किया। डबल अटैक। नीचे से भी ऊपर से भी निंग के पास डॉज का स्पेस ऑलमोस्ट जीरो था, और इसी मूवमेंट उसने पहली बार एक रिस्की मूव लिया, डायरेक्ट क्लैश। उसने अपना स्वॉर्ड नीचे लाकर अपवर्ड स्ट्राइक को मीट किया। क्लैंग! इंपैक्ट इतना पावरफुल था कि हवा वाइब्रेट हो गई। निंग का बॉडी हवा में ही हिल गया, उसके हाथ में शॉक गया, और उसी सेकंड ग्रिजली ने अपना शोल्डर यूज करके बॉडी रैम किया। बैंग! निंग पीछे क्रो हो गया। ग्राउंड पर लैंड करते ही उसने तुरंत रोल किया, वरना नेक्स्ट अटैक सीधा उसके ऊपर गिरता। अब प्रेशर बढ़ गया। निंग ने अंदर ही अंदर सोचा, ग्रिजली रुक नहीं रहा था। अब वो एक कंटिन्यूअस स्टॉर्म बन चुका था। हैवी स्विंग्स, फास्ट रिकवरी, नो हेजिटेशन, हर स्ट्राइक में एक ही इंटेंट, मार दो। निंग अब प्योरली डिफेंसिव नहीं रह सकता था। अगर वो सिर्फ डॉज करता रहा तो इवेंचुअली एक हिट लग ही जाता है। इसलिए उसने डिसीजन लिया, अब फिनिश करना पड़ेगा। उसकी सांस स्लो हो गई, माइंड क्लाम, बॉडी लाइट, वन विद द वर्ल्ड। फुटवर्क, अब वो सिर्फ मूव नहीं कर रहा था, वो फ्लो कर रहा था। ग्रिजली का अटैक आया, निंग उसके साथ ही मूव कर गया, जैसे हवा उसे पुश कर रही हो। एक और अटैक, निंग उसके अराउंड स्लिप कर गया। अब पहली बार ग्रिजली को फील हुआ, मैं हिट नहीं कर पा रहा। उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने एक फुल पावर ओवरहेड स्ट्राइक ली। इस बार सब कुछ डाल दिया। अगर ये हिट लगता तो फाइट खत्म। निंग ने उस मोमेंट को देखा, फील किया, प्रेडिक्ट किया, और फिर परफेक्ट टाइमिंग। जब सेबर नीचे आने लगा, निंग सीधा उसके अंदर घुस गया, बिल्कुल क्लोज रेंज। ये सबसे डेंजरस जगह होती है, लेकिन यही सबसे सेफेस्ट भी होती है अगर टाइमिंग परफेक्ट हो। ग्रिजली का सेबर उसके पीछे लैंड हुआ, बैंग! प्लेटफॉर्म क्रैक, और उसी मूवमेंट निंग का स्वॉर्ड फ्लैश हुआ। रेन ड्रॉप सूत्रा, रेन लाइन, एक अल्ट्रा स्ट्रेट, अल्ट्रा फास्ट थ्रस्ट, डायरेक्ट थ्रोट लाइन की तरफ। ग्रिजली ने लास्ट सेकंड में इंस्टिंक्टिवली अपना हेड टिल्ट किया, इसलिए फेटल हिट मिस हुआ, लेकिन कट लग गया। ब्लड स्प्रे, उसका बॉडी फ्रीज, और उसी सेकंड निंग ने सेकंड मूव फॉलो किया। थंडर फ्लेम स्वॉर्ड, ब्लेजिंग थंडर क्लैप, एक एक्सप्लोसिव क्लोज रेंज स्ट्राइक, बैंग! डायरेक्टली चेस्ट पर। ग्रिजली का पूरा बॉडी पीछे उड़ा, वो ग्राउंड पर स्लाइड करता हुआ गया और फाइनली गिर गया। साइलेंस, कोई आवाज नहीं। ग्रिजली ने उठने की कोशिश की, उसका हाथ हिलता है, लेग मूव करता है, लेकिन बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। रेफरी की आवाज आई, ग्रिजली डिफीटेड, और इस मूवमेंट पर पूरा अरीना फट पड़ा। जी निंग, इम्पॉसिबल, 1 वर्सेस 7, और ग्रिजली भी। लोग खड़े हो गए, चिल्लाने लगे, शॉक, एक्साइटमेंट, डिसबिलीफ सब एक साथ। प्लेटफॉर्म पर निंग अकेला खड़ा था, स्वॉर्ड नीचे, सांस स्टेडी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वीआईपी एरिया में जी ली का चेहरा कंप्लीटली डार्क हो चुका था। उसने अपनी मुट्ठी बंद कर ली, उसने सब कुछ लगा दिया था और फिर भी फेल। दूसरी तरफ जी युचवान स्टिल काम, लेकिन उसकी आंखों में एक क्लियर मैसेज था, मेरा बेटा रेडी है। और फिर ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ, गोल्डन स्वॉर्ड जी निंग। इस एक मोमेंट के साथ सिर्फ एक कॉम्पिटिशन खत्म नहीं हुआ, एक नई जर्नी स्टार्ट हुई, क्योंकि अब जी निंग ने सिर्फ जीत हासिल नहीं की, अपनी फ्रीडम अर्न की।